हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन ईजी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। हमारी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था सिलेबस के बारे में, हमने सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। और उसके बाद जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जहां तक सिलेबस का सवाल है, 2 बातें हैं, 70% वाली और पूरा 100% वाली। फिलहाल तो हम 70% पर फोकस कर रहे हैं। यदि सिलेबस सरकार की तरफ से ये आदेश आया कि +30 और मिला दिया जाए इसमें, तो हम कंप्लीट सिलेबस आपको 100% वाला कंप्लीट सिलेबस आपको करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस वाली बात सबसे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बता दी थी। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला है पूर्णांकों के प्रकार, उसके बाद परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखिए पूर्णांकों के प्रकार। पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब मैंने आपको बताया था प्लस वाले पूर्णांक, और ऋणात्मक का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, माइनस वाले पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक का क्या मतलब है प्लस, और ऋणात्मक का क्या मतलब होता है माइनस। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं पूर्णांकों के संग्रह की, पूर्णांकों के संग्रह को हमने z से प्रदर्शित किया था और उसको मैंने इस तरह से लिख दिया था, ये पूर्णांकों का संग्रह है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, इसे छोड़ दीजिए। ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह, 0 1 2 3। और अब ये क्या बन गया, पूर्णांकों का संग्रह, यानी कि पूर्णांक है। मैं आपसे कहूं -3 -2 क्या है, पूर्णांक है। -1 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 1 2 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। आगे 10 लाख 20 लाख या पीछे आए -1 करोड़ -2 करोड़ -10 लाख -20 लाख, वो सब क्या है, पूर्णांक है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इनके बीच वाली संख्याएं हैं, यानी कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच कौन कौन सी दशमलव वाली संख्याएं हैं, देखिए 1 है और 2 है। मैं कहूं इनके बीच की संख्याएं बताओ, तो आप क्या कहोगे, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, और 1.9 के बाद 2 आता है। 1.1 से स्टार्ट किया और 1.9 तक गए, उसके बाद 2 आया। इनके बीच में इतनी सारी संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में 1, यानी कि 10 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 1.1 1.2 इनके जो बीच की संख्याएं हैं, चलो मैंने कहा 1 और 2 के बीच की संख्याएं मैंने ली, आप 2 और 3 के बीच की संख्याएं ले लीजिए, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, इस तरह से। या आप 3 और 4 के बीच की संख्याएं ले लें, जैसे 3.1 3.2 3.3 3.9, उसके बाद 4। तो मेरे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, क्या, जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं। आप देखिए, ये मैंने पूर्णांकों का जो संग्रह लिखा है, क्या इस संग्रह के अंदर आपको कोई दशमलव वाली संख्या दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, क्योंकि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उन्हें पूर्णांकों की संख्या में शामिल नहीं किया जाता। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका नाम क्या है, फिर उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे परिमेय संख्याएं। वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, फिलहाल आप धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक पर फोकस कीजिए। तो धनात्मक कौन से होंगे, प्लस वाले। भाई 0 से अगर आप इधर देखें, 0 से आगे देखिए, +1 +2 +3। अब आप कहेंगे कि यहाँ प्लस नहीं है। मैंने आपको बताया था जिस संख्या के साथ कोई चिन्ह ना लगा हुआ हो उस संख्या के साथ हम प्लस मानते हैं। आप मुझे बताइए, जो 1 है यानी कि जो 1 है, इसके साथ कोई चिन्ह लगा हुआ है? नहीं, तो हम मान लेंगे कि यहाँ प्लस है। 2 है, अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 2, तो आप इसको +2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 100, तो आप इस 100 को +100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, +2 +3 +4 +5 ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और यदि 0 से पीछे आए -1, यहां तो आप देख रहे हैं खुद माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो 0 के बाद वाले धनात्मक पूर्णांक, 0 के पहले वाले ऋणात्मक पूर्णांक। आप कहोगे कि आप 0 क्या है, देखो जो 0 है वो ना धनात्मक होती है और ना ऋणात्मक होती है। जो 0 है यानी कि जो शून्य है, 0 को हिंदी में शून्य कहा जाता है, और जो 0 है हम कहते हैं वो अंग्रेजी का नाम है 0, और हिंदी में इसका नाम क्या है, शून्य। जो शून्य है ना ये धनात्मक है ना ये ऋणात्मक है, मतलब कि जो 0 है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी कि ना प्लस वाली ना माइनस वाली। जो 0 है वो क्या है, एक आदर्श संख्या है। ठीक है, तो हमारे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अब देखो,
जो धनात्मक पूर्णांकों का संग्रह है उसमें हम उसको हम आई के ऊपर छोटा सा प्लस लगा देते हैं, छोटा सा प्लस आई के ऊपर, तो इसका मतलब है कि धनात्मक पूर्णांकों का संग्रह। और जो ऋणात्मक पूर्णांकों का संग्रह है हम उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, आई के ऊपर एक छोटा सा माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब है ऋणात्मक पूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, ये प्लस अनंत है और ये माइनस अनंत है, ये भी मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, प्लस अनंत और माइनस अनंत। आगे तक जाएंगे प्लस अनंत तक, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, प्लस वाले संख्याएं ले रहे हैं, तो हम कहां तक जाएंगे, प्लस अनंत तक। यहाँ क्या ले रहे हैं, माइनस वाले संख्याएं, तो माइनस अनंत तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये पूर्णांक हो गए। अब ये इंपॉर्टेंट संख्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में, रैशनल नंबर। अब देखो, इसकी दो परिभाषाएं मैंने लिखी हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी कि परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन मैं परिमेय संख्या इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको वास्तविक संख्याएं अच्छे से समझ आ सकें। क्योंकि मैं जानता हूं आप पिछले साल बहुत कम मैथ पढ़ के आए हैं, और पिछले साल यानी कि 9th क्लास में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इनके बारे में डिटेल दी गई है। अब देखिए, पहली परिभाषा समझिए क्या है, ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, जहां q 0 के बराबर नहीं है। देखिए, अगर q इस तरह होता q बराबर 0, तो उसका क्या मतलब है, जो q है वो 0 के बराबर है, लेकिन मैंने बराबर के ऊपर एक डंडा खींच दिया इस तरह से। इसका क्या मतलब है, q 0 के बराबर हरगिज नहीं है। ठीक है, अब देखिए, q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई। अब जो दूसरी परिभाषा है वो दशमलव के आधार पर है, दशमलव प्रसार के आधार पर है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर है। क्या है, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो, या अशांत आवृत्ति हो, या अशांत आवृत्ति हो, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो मैंने ये वाली परिभाषा ली p बटे q वाली, वो इन पर भी लागू होती है, दशमलव वाली संख्याओं पर। अभी सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने पहला उदाहरण लिया वो लिया 1/5, इसको ले लो। क्या है हमारी पहली परिभाषा, कि वह संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके। p बटे q का मतलब है कि बटे के रूप में लिखा जा सके। देखिए, मैंने लिखा p बटे q, ये भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश, आप पहले से जानते हैं, और नीचे वाला क्या होता है, हर। इन दोनों को मिला के क्या बनती है, भिन्न। ठीक है, तो वो संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके। आप मुझे बताइए, 1/5 लिखा हुआ है, तो क्या आप इसे p बटे q नहीं कह सकते भाई, p बटे q, ये रहा p, ये रहा q। वो बात अलग है क्या, कि यहाँ p के स्थान पर 1 है। अगर मैं इस भिन्न की बात करूं, ये एक भिन्न है पूरी की पूरी, अगर मैं इस भिन्न की बात करूं तो इस भिन्न में p के स्थान पर कौन आया, 1 आया। ठीक, और q के स्थान पर कौन आया, 5 आया। जिस तरह से हमने इसको अंश कहा, इसको हर कहा, बिल्कुल इसी तरह से ये अंश है, ये हर है। ठीक, नीचे वाला हमारा हर होता है, यानी कि जो नीचे वाला q है, q के स्थान पर क्या है, 5, और p के स्थान पर कौन है, 1। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमने इसको p बटे q के रूप में लिख दिया, 1/5 आ गया। अब देखो आगे क्या कहा गया है, कि q कभी भी 0 के बराबर ना हो। q कौन सा है, नीचे वाली संख्या, q नीचे वाली संख्या है तो है। अब देखो 5, नीचे वाली संख्या कौन सी हमारी, 5। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, 5 को कभी इस तरह लिख दोगे 5 बराबर 0, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। हमेशा 5 को इस तरह से लिखा जाएगा, 5 कभी भी 0 के बराबर नहीं है। देखो, 5 5 के बराबर हो सकता है, 6 6 के बराबर होगा। प्रत्येक संख्या, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, प्रत्येक संख्या अपने आप के बराबर होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या के बराबर नहीं हो सकती। 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता, 2 कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता, 2 4 के बराबर नहीं हो सकता। तो ठीक इसी प्रकार 5 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, क्या 2 रुपए कभी 3 रुपए के बराबर हो सकते हैं, हरगिज नहीं हो सकते। क्या 1 रुपया 2 रुपए के बराबर हो सकता है, नहीं। 1 रुपया 1 के बराबर होगा, 2 रुपए 2 रुपए के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 5 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और यही हमारी शर्त है कि नीचे वाली संख्या 0 के बराबर ना हो। तो आप मुझे बताइए, क्या नीचे वाली संख्या 0 के बराबर है, नहीं है। तो इसलिए 1/5 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। एक बात बताओ, जो भी मैंने पूर्णांकों का संग्रह लिखा था, आगे आप पूरा कर लेना। देखिए, जो मैंने पूर्णांकों का संग्रह लिखा था, क्या इस संग्रह के अंदर आपको कोई भिन्न मिली,
मतलब इस तरह की कोई बटे वाली संख्या मिली, भिन्न के रूप में कोई संख्या मिली नहीं मिली ना, इसलिए परिमेय संख्याओं की खोज हुई। हमारा जो क्वेश्चन है वो आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो ये है कि परिमेय संख्याओं की खोज क्यों हुई, वो अभी बताने वाला हूं कि खोज क्यों हुई। देखो ये पूर्णांकों का संग्रह है, ठीक। आप मुझे बताइए, इन सभी संख्याओं को आपने पूर्णांक कह दिया, लेकिन क्वेश्चन तो यह है कि इन संख्याओं के बीच में भी तो संख्याएं हैं। 2 और 3 के बीच कौन कौन है? 2.1, 2.3, हिंदी में कहो 2.1, 2.2, 2.3, इसी तरह से 2.7, 2.8, 2.9, उसके बाद आया ना 3। भाई इनके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं ली हमने, ली नहीं है, वास्तव में है। इस तरह से 2.9 और उसके बाद 3 आया, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि इन संख्याओं को क्या नाम दिया जाए। आपने 2 और 2 को पूर्णांक कह दिया, 3 को भी पूर्णांक कह दिया, 4 को भी पूर्णांक कह दिया और 5 को भी पूर्णांक कह दिया। इसी तरह से सीरीज आगे तक गई, सब पूर्णांक है। लेकिन जो इन पूर्णांकों के बीच में संख्याएं आई उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक। यदि मैं 1/5 की बात करूं, देखो अगर मैं 5 को 1 को 5 से भाग दूं, 1/5 का क्या मतलब है कि 1 को 5 से भाग देना है, तो 2 दशमलव लगा के यहां 0, 5 दूनी 10, ये क्या है 0.2, यानी कि 1 से छोटा है, 0.2 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच होगा कहीं ना कहीं 0.2। तो वही हमारे क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आ गया कि इनके बीच की जो संख्याएं हैं उनको क्या नाम दिया जाए। तो 0.2 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। 0.2 को क्या, भाई जो हमारा 1/5 था, हमने इसको सोल्व किया, भाग किया, तो हमारा कितना आया 0.2। तो 0.2 को, अब क्वेश्चन हमारे पास ये था कि 0.2 को क्या कहा जाए। तो हमने पहले जो दशमलव वाले संख्याएं थी उनको भिन्न में बदला, जैसे 0.2 था, इसको मैंने भिन्न में बदला। अब भिन्न में बदलने के बाद एक परिभाषा आई परिमेय संख्याओं की और उनको कह दिया गया परिमेय संख्याएं। यहां तक समझ आया? यदि आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल समझ गए आप। अब देखिए एक दूसरा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है 0। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं या आप 0 को 0/2 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारी शर्त क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। 0 को 0/1 लिख दिया आपने तो p और q बन गया, ऊपर वाला p नीचे वाला q। एक शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि जो नीचे वाली संख्या है जो q है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या 1 0 के बराबर हो सकता है? क्या 2 0 के बराबर हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। तो इसलिए 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0/1 परिमेय संख्या हो गई। तो जब 0/1 परिमेय संख्या है तो 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। 0 को आपने क्या लिखा? 0/1। तो इसलिए अभी मैंने आपको समझाया 0/1 परिमेय संख्या है, तो इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। अब देखिए, लेकिन हमारा जो परिभाषा कह रही है वो कह रही है कि जो q है नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर यानी कि परिभाषा के अंदर ये नहीं कहा गया कि जो ऊपर वाली संख्या है वो 0 के बराबर ना हो। हमें ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, चाहे वो 0 के बराबर हो या वो 0 के बराबर ना हो। ऊपर वाली संख्या 0 के बराबर है, आप देख सकते हैं। हमें ऊपर वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ नीचे वाली संख्या को देखना है, वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गई एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा समझिए। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें 781/250 p, ये q हो गया, नीचे वाला q ऊपर वाला p, और क्या 250 0 के बराबर है? 250 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। यदि नहीं समझ आया कुछ तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लेना मुझसे। उसके बाद दशमलव प्रसार के आधार पर देखिए, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति हो। दो प्रकार के दशमलव प्रसार कहे गए हैं, पहला शांत, दूसरा अशांत। साथ में दूसरा शब्द जोड़ा गया है आवर्ती। देखिए शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे कि मैंने संख्या लिखी है 22.38। ये कैसा दशमलव है? ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। ये कहां से आता है? ये आप मान लीजिए 2 है और यहाँ 1 है। ये अभी मैंने एग्जांपल लिया था, इसको भाग कीजिए। 2 पंजे 10, भाग हमने किया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो हमने भागफल देखा कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है।
तो भाग रुक गई हमारी, दशमलव भले ही लगाना पड़ा लेकिन भाग हो गया, और भाग होने के बाद हमारा शेषफल शून्य भी आ गया। जब हम भाग करते हैं और शेषफल शून्य आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा भाग हो चुका, कंप्लीट हो चुका। भाग कंप्लीट हो गया और हमने देखा कि जो दशमलव है वो रुक गया। भाई आगे तो अंक नहीं आए, तो दशमलव किसी भी हमने देखा कि यहाँ पर हमें जीरो लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो दशमलव हमारा रुक गया। तो इसलिए 0.5 दशमलव से पहले मैंने जीरो लगा ली, तो जो 0.5 आया ये क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आपको जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं दिखे वो सब शांत होती हैं, लेकिन कुछ अशांत भी होती हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कौन सी होती हैं अशांत। एक एग्जांपल ये है -85.3। ये सब किसके उदाहरण है, शांत दशमलव प्रसार के। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार, जैसे ये है, देखो अब देखो ध्यान से, यदि मैं इसको इस प्रकार लिख दूं 1.333 और मैं डॉट डॉट हटा दूं, तो अब कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यहां डॉट 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 का मतलब है कि 3 रुक नहीं रहा, 3 बार बार आ रहा, हर बार 3 आ रहा, 3 3 3 3 3 3 अनंत तक 3 3 चलता जा रहा। कहने का मतलब है कि जो दशमलव प्रसार है हमारा, ये दशमलव प्रसार है, ये रुक नहीं रहा, बस चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, यानी कि शांत नहीं है, ये अशांत है, रुक नहीं रहा। जो दशमलव प्रसार रुक जाए वो शांत, और जो न रुके वो अशांत होता है। ये रुका हुआ है, आगे तो नहीं जा रहा। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि यहाँ डॉट डॉट है कि आगे 8 8 8 बार 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 आ रहा है, न मैंने आपसे यहाँ कहा कि 5 5 बार बार आ रहा है। यहाँ दशमलव प्रसार रुक चुका है, और इसी प्रकार यहाँ भी रुक चुका है, लेकिन यहाँ दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा, 3 बार 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 आ रहा है। इसको आपने कहीं कहीं इस प्रकार भी लिखा देखा होगा, 1.3 के ऊपर बार, 1.3 बार, 3 के ऊपर बार। बार लगाने का मतलब है कि जो बार बार आ रही हो, इस तरह से बार बार ना लिखकर 3 3 3 3 आगे में डॉट 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 लगाना पड़ता है, तो हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं 1.3 के ऊपर बार। यदि आपको दशमलव के अंदर, यानी कि जो दशमलव प्रसार आपको दिया जाएगा उसमें आपको किसी अंक के ऊपर बार लगा हुआ मिल जाए, तो समझ जाओ कि वो अशांत आवर्ती है। अब देखो अशांत तो समझ गए, लेकिन इसे आवर्ती क्यों कहा गया। अशांत तो हमने समझ लिया कि ये रुक नहीं रहा, अशांत है, समझ गए इतनी बात। अब देखो आवर्ती क्यों है, क्योंकि इसमें बार बार आवर्ती हो रही है, किसकी, 3 की आवर्ती हो रही है बार 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 बार। जैसे ये रहे आप, आपने देखा डॉट डॉट उसमें भी है, इसका मतलब है कि दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा, आगे तक जा रहा, भागा हुआ, तो इसका मतलब है कि दशमलव प्रसार अशांत है। लेकिन आवर्ती क्यों है, देखो किसकी आवर्ती हो रही है, 2.45, फिर 4 5, फिर 4 5, उसके बाद फिर 4 5, यानी कि 4 5 4 5 बार बार आ रहा है, तो आवर्ती भी है। देखिए जो दशमलव प्रसार अशांत होता है वो आवर्ती भी होता है, लेकिन कभी कभी जो दशमलव प्रसार अशांत है वो कभी कभी अनावर्ती होता है, या तो आवर्ती होता है या अनावर्ती होता है, वो भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। लेकिन जो दशमलव प्रसार शांत है वो ना तो आवर्ती होता ना अनावर्ती होता। क्यों, आवर्ती कब होगा, जब और अंक आएंगे, ये तो रुक गया पहले ही, तो अंक तो और आने ही नहीं है, तो ये तो शांत है। और जिन दशमलव प्रसार के अंदर आपको डॉट 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 मिल जाए, समझ जाओ वो अशांत है। और यदि कोई अंक बार बार आ रहा है तो आवर्ती भी है, तो अशांत आवर्ती हो गया। अब मेरा देखिए, अब इस परिभाषा को समझिए, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, देखो या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और एक बात और हमेशा याद रखना, जिस तरह से पूर्णांक प्लस और माइनस दोनों के होते हैं, ठीक उसी प्रकार परिमेय संख्याएं भी माइनस में भी होती हैं, प्लस में भी होती हैं। ठीक, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, भले ही माइनस है, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस हो या प्लस हो, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे देखो, ये भी शांत है, ये कैसा है, अशांत आवर्ती, और ये भी अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो ये परिभाषा इन उदाहरण पर भी लागू होगी। अगर आप इसको इससे भाग दो तो जो दशमलव प्रसार मिलेगा आपको, या तो शांत मिलेगा या अशांत आवर्ती मिलेगा। आप इसको इससे भाग दो, दे लो भाग, देखो यहाँ एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0, 5 दूनी 10, 1/5 को आप किस प्रकार लिख सकते हो, 0.2 लिख सकते हो। अब बताओ मुझे 0.2 कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है।
तो जो 0.2 है ये एक इस प्रकार की संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। जब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय संख्या है। और 0.2 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। और यदि 1/5 लिखा हुआ है तो कौन सी परिभाषा को फॉलो करेगा? P/Q वाली परिभाषा को फॉलो करेगा। ठीक है। और जो 0 है ये भी एक परिमेय संख्या है, ये मैंने आपको बता दी ये परिमेय संख्या क्यों है। अगर मैं परिमेय संख्याओं का संग्रह लिखना चाहूं तो मैं इस प्रकार लिख दूंगा, परिमेय संख्याओं का संग्रह। ये किसका संग्रह है? पूर्णांकों का संग्रह। अब मैं कहूं -3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। -3 भी एक परिमेय संख्या है और इनकी बीच वाली संख्या भी परिमेय संख्या है। -3 क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि -3 को आप -3/1 लिख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। आप जानते हो जिसके नीचे एक छुपा हुआ होता है वो परिमेय संख्या होती है। और ये बन गई P/Q वाली फॉर्म, तो ये भी परिमेय संख्या है। 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है और इनकी बीच वाली संख्या भी परिमेय संख्या है। इनका नाम पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। एक संख्या का मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक संख्या का नाम एक से अधिक हो सकता है। एक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं और परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो अब हमने जाना परिमेय संख्याओं के बारे में। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। सो स्टूडेंट्स अब आप देखिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। इस शब्द को ध्यान से समझ लीजिए। अभी हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषा में पढ़ा कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, वहां आवर्ती था लेकिन यहाँ क्या है? अनावर्ती, यानी कि यहाँ आवर्ती नहीं है। यहाँ आपको कोई भी ऐसा अंक नहीं मिलेगा जो बार बार आ रहा हो, सब अंक अलग अलग होंगे और कोई भी अंक बार बार नहीं आएगा। तो वे संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, आप देखिए ये एक दशमलव प्रसार है। ये दशमलव प्रसार कैसा है? आप मुझे बताइए, शांत है या अशांत है? आप कहेंगे कि अशांत है। क्यों? क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है। ठीक है। अब अशांत तो है, ये बात तो पक्की हो गई। अगर ये दशमलव प्रसार शांत होता तो फिर ये अपरिमेय संख्या ना होती, फिर ये होती परिमेय संख्या। ये भी हमने पढ़ा। तो ये दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है। यदि अशांत के साथ आवर्ती हो जाती तो फिर भी ये परिमेय संख्या बन जाती। लेकिन ये दशमलव प्रसार अशांत तो है पर अनावर्ती है। देखिए सबसे पहले क्या है? 5 0, उसके बाद 5 के बाद 2 बार 0, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 बार 0, 5 है, उसके बाद 4 बार 0, उसके बाद फिर 5 है और ऐसे ही 4 बार 0 के बाद फिर 5 बार 0 आएगी, फिर 6 बार 0 आएगी। तो कोई भी अंक आप देख रहे हैं कि बार बार नहीं आ रहा। हालांकि 5 इसमें कई बार है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 5 के बाद लगातार 5 5 5 5 ऐसा रहा हो, या ऐसा भी नहीं है कि कहीं 5 के बाद 0 आई हो, फिर 5 0, फिर 5 0, फिर 5 0। ऐसा भी कहीं नहीं है कि 5 0 5 0 5 0, ऐसा भी नहीं है। 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 इस तरह से है। तो इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार है वो अपरिमेय संख्या का होता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण 2.13। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है? अशांत है। ठीक है। अभी हम कंफर्म ये नहीं हुआ कि परिमेय है या अपरिमेय है। अशांत के साथ यदि आवर्ती हो जाए तो परिमेय होता है, लेकिन ये अशांत तो है लेकिन कैसा है? अनावर्ती है। देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 2 बार आया 1, फिर 3 आया, फिर 3 के बाद 3 बार 1 है, फिर 3 आया। तो ये क्या है? अनावर्ती है। तो इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत अनावर्ती है और ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √7 मैंने उदाहरण लिखा है √2 और √3। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसके ऊपर √ हो अपरिमेय संख्या होगी, नहीं। जैसे मान लो मैंने √ लगाया 4 के ऊपर। पहले देखो कि संख्या √ से बाहर आ सकती है या नहीं आ सकती है। वे संख्याएं जो √ से बाहर ना आ सकती हो वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 4 तो √ से बाहर आ सकता है, इसको हम लिख देंगे 2, ये आप जानते हैं। √9 लूं तो ये अपरिमेय है? नहीं, इसको लिख देंगे आप 3। और अगर मैं 3 के ऊपर √ ले लूं, आप बताओ क्या आप इसे भी √ से बाहर निकाल सकते हो? नहीं। √3 तो √3 ही रहेगा, इसको आप √ से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लो मैंने ले लिया √25, इसको आप लिख सकते हो 5। लेकिन अगर मैं √5 ले लूं, इसको क्या लिखोगे बताओ? तो इसलिए √ वाली वे संख्याएं जिनको बाहर ना लाया जा सके वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और देखो इसका भी मैं आपको रिजल्ट बता रहा कि क्यों होती हैं अपरिमेय संख्याएं √ वाली। जिसे मान लो √2 है, इसको बाहर नहीं लिखा जा सकता, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूं क्या है तो वो होगी 1.41
डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि आप अंडर रूट 2 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1.41 डॉट डॉट डॉट, लेकिन जो दशमलव प्रसार आपको दिख रहा है ये अशांत है और अनावर्ती भी है, यानी कि जो इस प्रकार की संख्या है जिन संख्याओं के ऊपर अंडर रूट होता है और उनको अंडर रूट से बाहर ना लाया जा सके, तो उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए वे संख्याएं भी कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के गुण, यहां पर मैंने 2 गुण लिखे हैं, 2 गुण और हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहला गुण है यदि x लिया है, x एक अपरिमेय संख्या है तो -x भी एक अपरिमेय संख्या होगी। x का मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या आप मान सकते हैं, मान लीजिए यही है √2 ले लो, √2 मैंने कहा एक अपरिमेय संख्या है, तो -√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। मैंने आपको बताया था जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो माइनस की भी होती हैं और प्लस की भी होती हैं, ठीक उसी प्रकार जो अपरिमेय संख्याएं हैं ये भी माइनस की भी होती हैं और प्लस की भी होती हैं। ठीक है, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है तो -√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे ये एक अपरिमेय संख्या है तो अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो अब भी ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक परिमेय संख्या क्या लो, एक परिमेय संख्या लो और एक अपरिमेय संख्या लें, तो उनका योग या अंतर, योग का मतलब है जोड़ना, उनको जोड़ दें, अंतर का मतलब है घटाना या उनको हम घटा दें, तो जो हमें मिलता है जोड़ने या घटाने के बाद भी हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। आपने एक परिमेय संख्या ली और एक अपरिमेय संख्या ली, उनको जोड़ा भी और उनको घटाया भी, तो जो घटाने या जोड़ने के बाद हमें मिलता है वो अपरिमेय होता है। भाई घटाने के या जोड़ने के बाद भी एक संख्या ही मिलेगी, तो जो संख्या मिलेगी वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने एक परिमेय संख्या मान ली 7 एक परिमेय संख्या है, इसका रीजन बता दो क्यों है, क्योंकि 7 को 7/1 लिखा जा सकता है, ये तो P/Q वाली फॉर्म बन गई, और जो Q है नीचे वाली जो संख्या है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 7/1 एक परिमेय संख्या है। जब 7/1 परिमेय संख्या है तो 7 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखो मैंने एक परिमेय संख्या ली √3, ठीक है, 2 ले ली, क्या कहा गया, उनका योग या अंतर, उनको जोड़ दो, तो मैंने पहले योग लिया, उन दोनों को जोड़ दिया, 7 + √3, तो जोड़ने के बाद जो आया वो एक अपरिमेय संख्या होगा। घटाने के बाद मैंने घटा दिया, तो घटाने के बाद जो आया 7 - √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि आपने जोड़ा तो है ही नहीं, जोड़ दो, देखो 7 प्लस, अगर मैं √3 की वैल्यू की बात करूं, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ठीक, उसके बाद डॉट 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 डॉट, यानी कि ये जो दशमलव प्रसार आपको दिख रहा है ये अशांत है लेकिन साथ में अनावर्ती भी है। जब इसमें आप ये जनसंख्या जोड़ दोगे तो जो नया 8 पॉइंट कुछ मिलेगा आपको, 8 दशमलव कुछ समथिंग मिलेगा, वो भी आपको अशांत अनावर्ती ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जब आप 7 में से इसको घटाओगे तो 6 दशमलव कुछ मिलेगा आपको, तो ये मिलने वाला जो संख्या होगी आपको 6 दशमलव के बाद कुछ भी मिलेगा वो अशांत अनावर्ती ही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ये नियम जो है ये सत्यापित नियम है, आप खुद भी इसको करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं के 2 गुण बताए, 2 गुण और बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 2 है, तो देखिए स्टूडेंट इससे पहले हमारी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। एक वीडियो में मैंने परिमेय कह रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया था, उनका जो लिंक है इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड हुई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर जरूर देखिए। एक सिलेबस की वीडियो है और एक आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।